जनरल प्रॉपर्टीज पे था राजू। जनरल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको 10 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी और अपन ने बात करी थी कि सिर्फ इसी 10 प्रॉपर्टीज के बेसिस पर सवाल पूछा जाता है। आपके एनसीईआरटी का चाहे सॉल्व्ड एग्जाम्पल हो चाहे अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल हो चाहे पीछे वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो अनसॉल्व्ड, कहीं ना कहीं वो सिर्फ इन 10 पॉइंट से रिलेटेड है। तो इन 10 पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अपन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एप्लीकेशन देख चुके थे। ये वाली देख ली थी क्या अपन ने? आयनाइजेशन वाला आपको मैं एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा उसके बेसिस पर समझाऊंगा, है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्कैंडियम से जिंक तक एलिमेंट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं। अब स्कैंडियम जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो है +3। अपन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ये लिख रहा हूं मैं और कुछ नहीं। टाइटेनियम जो शो करता है वो +2 +3 +4 होता है। वेनेडियम जो शो करता है वो +2 +3 +4 +5 होता है। सॉरी, ये +1 भी शो करता है ना। मैग्नीज +2 +3 +4। तो ये तो एक रेगुलर ट्रेंड में बढ़ता रहता है। स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है, टाइटेनियम 2 3 4, क्रोमियम वेनेडियम 2 से 5, क्रोमियम 1 से 6, मैग्नीज 2 से 7। बाकी इसके बाद सारे +2 +3 +2 +3 +2 +3 +1 +2 +2। ये लिखे किस बेसिस पे, अगर आपको वो समझना है तो वो भी देख लीजिए। तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे लिखे हैं राजल। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी और वो किन किन इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है, उस बेस पे अपन ने ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखी हैं। जैसे कोई भी हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, क्रोमियम। तो क्रोमियम Ar4s1 3d5 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसके लास्ट शेल में यानी कि आउटर मोस्ट के जस्ट नीचे वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले कौन खिंचाई में आएगा? आउटर मोस्ट शेल वाला, उसके बाद डी वाले 5। तो +1 से लेके फिर +2 +3 +4 +5 +6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन वो खींच सकता है। ये बात समझ में आई? सेम मैग्नीज के लिए है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ से आप क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं स्कैंडियम से लेके जिंक तक सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है जो हर एलिमेंट शो कर रहा है? +2 है। +2 सबसे कॉमन, ठीक है। स्कैंडियम के बेसिस पे बात करेंगे। स्कैंडियम एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी और जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहा एक्सेप्ट फॉर स्कैंडियम। सवाल आ जाता है जिंक भी तो सर +2 शो कर रहा है। तो आगे बात करेंगे
कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? जिनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला ट्रांजिशन एलिमेंट में सिर्फ स्कैंडियम ही एक लौता ऐसा एलिमेंट है जो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, बाकी सारे वेरिएबल शो कर रहे हैं, ठीक है। जिंक तो ट्रांजिशन है ही नहीं, तो उसे मैं गिनूंगा ही नहीं। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। आगे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। अब अगला सवाल, ये आपको एक तो नोट डाउन करनी है टेबल छोटी सी। ये इनके दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का रीजन क्या है? क्योंकि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज क्या हो जाती है? छोटी। जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ जाता है। साइज छोटी हो जाने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ जाता है तो इनर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से पार्टिसिपेट नहीं करता। देखिए जैसे Ar4s2 3d6 है, Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है मैंने, तो इसका जो आउटर मोस्ट है +2, उसके तो सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो तो न्यूक्लियस खींचेगा, लेकिन ये जो 3d6 है, साइज छोटा होने की वजह से पहले से ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इस इनर वाले 3d में से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो मैक्स टू मैक्स कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? सिर्फ एक ही, ठीक है, इसलिए अपन +2 +3 लिखते हैं। सिमिलरली कोबाल्ट में भी आप +2 +3 लिखते हो, निकल में भी आप +2 +3 लिखते हो। कॉपर की बेसिस की बात करूं तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d10 होती है, तो आउटर मोस्ट वाला तो निकालेगा, लेकिन इसमें से सिर्फ वो कितना निकाल पाएगा? एक ही, इसलिए आप +1 +2 लिखते हो। ये बात समझ में आई राजल? वापस बताऊं? वापस बताऊं? ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है डी ब्लॉक में, तो क्या जवाब होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज है ना। मैग्नीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है पूरे डी ब्लॉक में। सही बात नहीं है ये। मैग्नीज सिर्फ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 3D सीरीज में, अगर ये बोलना ज्यादा उचित रहेगा। पूरे डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? ऑस्मियम। ऑस्मियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +4 की। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो वो आपसे पूछ सकता है MCQ के रिगार्डिंग। ऑस्मियम कैन शो द हाईएस्ट कैटायन वैलेंसी। ये आपको ध्यान रखना है। OSO4 टाइप का कंपाउंड बना सकता है ये। यहाँ से आप देख सकते हो, ये यहाँ पे +8 शो कर रहा है, मैक्सिमम +8, लेकिन मैग्नीज कितनी मैक्सिमम शो कर सकता है? सिर्फ +7। ये लिख लीजिए। और क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं अपन यहाँ से राजल, कि क्रोमियम और कॉपर इकलौते ऐसे एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। क्या सेम है? हाँ हाँ, 6 डिफरेंट ऑक्सीडेशन। हम खाली हाँ दोनों शो कर रहे हैं, तो मैं कहाँ मैग्नीज को ले रहा, मैंने तो ये बोला हाईएस्ट केटायन वैलेंसी किस पे आएगी, वो पूछा था मैंने तो वो तो मैग्नीज पे ही आएगी ना +7।
वो बोला था अपन ने तो। सवाल यही था आपका कि कुछ और हो, क्योंकि मैंने मैग्नीज के बारे में और कुछ नहीं बोला। आप कोई रेफरेंस दो कि ये बोला था मैंने। दोनों 6 डिफरेंट शो कर सकते हैं, हाँ ये ठीक है। चलिए, एक छोटा सा सवाल। VO4 -3 exist but VO2 2 plus does not। कोशिश करिए जवाब देने की। दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है राजल? नहीं मतलब देखो, मैं अगर आपसे पूछूं, सपोज, अब देखिए बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है ना। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, तो भाई उसने दो चीजों का रेफरेंस पूछा है। एक उसने बोला है VO4 -3 एग्जिस्ट होता है और VO2 2 प्लस एग्जिस्ट नहीं होता। जब आप VO4 -3 और VO2 2 प्लस को देखते हो, अब अपन को खाली तो छोड़ के आना नहीं है, अटेम्प्ट तो करके आना है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें आप क्या निकाल सकते हो VO4 -3 और VO2 2 प्लस के बारे में, क्या बता सकते हो इसके बारे में? तो ले देखिए, मेरे को कुछ नहीं अगर पता, तो VO4 -3 देख के मैं एटलीस्ट इसकी ऑक्सीडेशन नंबर पे कमेंट जरूर कर सकता हूँ। X-8 बराबर -3 और X-4 बराबर +2। तो यहाँ से X जो है वो कितना आ रहा है, +5। यहाँ से X जो है वो +6। अब देख के बताइए, क्या वेनेडियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? क्या +5 शो कर सकता है? Therefore VO4 -3 exists but VO2 2 plus does not। लैंग्वेज लिखूं इसकी? अच्छा, एक छोटी सी बात और, इसमें अपनी इंग्लिश नहीं लिख के आनी है अपने को एग्जाम में। एनसीईआरटी ने जो बोल रखा है, कुछ एक चुनिंदा शब्द हैं जो एनसीईआरटी सुनना चाहती है। मतलब जो आपका बोर्ड एग्जामिनर होगा, जो आपकी कॉपीज चेक कर रहा होगा, उसको अगर वो वर्ड्स नहीं दिखे आपके आंसर में, तो वो बेशक आपका पूरा आंसर ठीक हो, वो आपको नंबर उतने नहीं देगा। उसको कुछ एक शब्द जरूर चाहिए होते हैं और आपको उसी लैंग्वेज में आंसर लिख के आना है। इनऑर्गेनिक का ये एक सॉर्ट ऑफ रूल मान लीजिए। आपको लैंग्वेज प्रॉपर लिख के आनी है, अपने हिसाब की नहीं। इन VO2 2 plus vanadium shows +6 oxidation state, whereas hmm, sorry, whereas नहीं, which is higher than the maximum valency shown by vanadium, whereas in case of chromium
whereas in case of VO4 minus 3 it exists in +5 oxidation state, which is possible for vanadium. Therefore it exists. चलो नेक्स्ट आती है बात कैटालिटिक प्रॉपर्टी। हाँ, सब में बहुत बेसिक है और उसी बेसिस पे सारे सवाल आएंगे। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, बाकी जो एक्स्ट्रा समझे वो मैं दूंगा, उसकी टेंशन मत करो, डिस्कस अपन पूरा करेंगे। एंड में आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। कैटालिटिक प्रॉपर्टी को अगर मैं समझाना चाहूँ राजल, तो मैंने आपको शोरूम वाला एग्जांपल दिया था, शूज के शोरूम में जब अपन जाते हैं तो कुछ बताया था ऐसा। ठीक है, कस्टमर दो तरीके के होते हैं, या तो उन्हें जेन्युइनली सामान चाहिए होता है या फिर वो सामान बस देख के आ जाते हैं। ठीक है, अब ढीठ वाले कस्टमर्स की बात करो तो वो तो कहीं से भी उठ के आ जाएंगे, लेकिन अगर कोई ठीक ठाक कस्टमर गया और अगर आप उसे विवश कर दें कि भैया वो आपकी दुकान से सामान लिए बिना नहीं जा सकता, तो अगर उसके मन में उसकी खुद की कोई इज्जत होगी तो वो सामान जरूर लेगा। कहने का मतलब मेरा ये है, सपोज हम किसी दुकान पे गए और उस दुकान पे आपको प्यूमा के शूज चाहिए, आपका जो बजट है वो 3000 से 5000 के बीच में, तो पहले आप गलती से किसी ऐसी दुकान पे गए जिसमें प्यूमा तो नहीं मिला, ओमा जरूर मिला है। ये ब्रांड सुना है कभी? ये नहीं सुना, ये इंडियन प्यूमा होता है। ठीक है, जैसे एडिडास होता है वैसे ही आपको इंडियन बैग पे अभी बास लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, होता क्या है, अब इसकी जो रेंज थी, ठीक है, वो अपनी रेंज से बहुत ऊपर थी। ऊपर बोले तो पोमा के जो शूज आते हैं वो 150 से 200 तक में खत्म हो जाते हैं। तो पहला तो शोरूम शोरूम तो क्या बोलेंगे, ये दुकान है बहुत घटिया सी, तो ऑब्वियस सी बात है इस दुकान से तो अपन खरीदेंगे नहीं। ठीक है, तो कस्टमर यहाँ से चल गया, क्यों? ना तो इसके पास क्वालिटी थी, ना इसके पास वैरायटी थी, दोनों में फेल था ये। दूसरे में आप गए किसी बड़ी सी दुकान पे। ठीक है, बड़ी सी दुकान पे जब आप गए तो उसने बोला कि आपने उससे बोला कि भैया प्यूमा के शूज दिखाइए, तो उसने बोला जी बिल्कुल सर बैठिए। तो जब अपन ने प्यूमा के शू देखना चालू करे तो उसकी रेंज ही 7000 से चालू होती है। 7000 से वो गया अप्रोक्स मान लो 15 तक, उसने उस रेंज के दिखाना चालू कर। दिक्कत क्या है, क्वालिटी तो मिल गई लेकिन वैरायटी वैरायटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस नहीं मिली। ठीक है, फिर आप कल को गए मॉल में, मॉल के अंदर उसने आपसे पूछा कौन सी ब्रांड का चाहिए और प्राइस क्या है। तो जब आप मॉल में गए तो जो उसने शूज दिखाए वो 1500 से चालू थे, और होते 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 उसने 7000 तक की रेंज के आपको सारे शूज दिखा दिए। बात क्या हुई, इधर आपको क्वालिटी भी मिल गई
और इधर आपको वैरायटी भी मिलेगी। ठीक है, तो अगर अपने को किसी दुकान पे क्वालिटी भी मिल जाती है, वैरायटी भी मिल जाती है, मतलब इस वाली दुकान से जाने का मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा। पहले वाली दुकान से जाने का एक्सक्यूज था तेरे पास तो चीज घटिया है, दूसरे वाली दुकान का के यहाँ से जाने का एक्सक्यूज था अपने पास कि अपने पास प्राइस अपनी मैच नहीं कर रही। थर्ड वाली दुकान से आपके पास जाने का कोई बहाना नहीं होगा। अगर आप जेन्युइन बायर हैं तो आप जरूर ले लेंगे शूज, सही बात है। 1500 से 7000 तक के बीच की रेंज उसने सब बता दी। आपको जो ठीक लगे, कलर में कोई दिक्कत हो तो कलर भी चेंज कर दिया, डिजाइन में कोई दूसरी चाहिए तो वो डिजाइन भी बता दी, सारी टाइप की वैरायटीज उसने बता दी। तो इस दुकान से जाना अपने लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके पीछे का रीजन क्या हुआ, आप क्यों दुकान से नहीं जाना चाह रहे? तो इसके पीछे का रीजन ये हुआ कि ये हर एंगल से मेरे लिए फिट बैठती है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। मेरी डिमांड के ऊपर है कि मेरा कितना बजट है और सामने वाला उसी बजट के लिहाज से मुझे प्रोडक्ट दिखा देता है। इतनी बात समझ में आई? यही कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नीज की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक शो कर जाता है। क्या है ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कोई नेगेटिव चार्ज आया, अब सामने वाला हर कोई अपना क्या है ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। सिमिलरली ये नेगेटिव वाला भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। कोई भी हाइपोथेटिकल नेगेटिव आया मुंह उठा के कि भैया मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मैग्नीज बोल मेरी मदद करेगा क्या? मैग्नीज ने बोला बिल्कुल करेंगे, बोलिए। वो बोले कि मेरे को तो यार 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। मैग्नीज बोला ले जा। सामने वाला आया बोला यार 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे सकता है क्या तू? तो मैं तेरे में मैग्नीज बोला ले जा। 5 दे सकता है क्या? ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। मतलब सामने वाले की डिमांड पे उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए मैग्नीज तो दे देगा। उसके पास क्या है? हद वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तू बोल कि तेरे को कितना चाहिए, मैं तो उतना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। बात समझ में आई? यही होती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो वाई ट्रांस बिल्कुल, तो जाओ क्रोमियम के पास। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात हो रही है, मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं लिया। ठीक है, क्रोमियम के पास जाओगे तो लो, +1 से जाओ +2 से। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि डी ब्लॉक के नाम पे सिर्फ मैग्नीज इसी कंपाउंड बनाता है। NiCO4 भी तो सुना है अपन ने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पूरा सॉल्व भी कर दिया है ना। तो अब बात क्या होती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स, मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको जो सेंट्रल मेटल मिलेगा वो हमेशा कौन से ब्लॉक का मिलेगा? डी ब्लॉक का। तो उसके पीछे का रीजन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे उसके पीछे का रीजन कि क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? तो अपन उसके पीछे का रीजन बोलेंगे क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास वैरायटी होती है। किस चीज की वैरायटी? डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वैरायटी होती है। तो वो तो सामने वाले को तू बता भाई तेरे को कितना चाहिए, मैं तो तेरे से बना लूंगा कंपाउंड, अपनी बताइए आपकी क्या डिमांड है। बात समझ में आई? तो अब इसकी टेक्निकल लैंग्वेज क्या है? वाई डी कुछ सवाल इस तरीके से आ जाएगा, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो उसका अपन जवाब क्या लिख के आएंगे? अब आपको बस ये स्टेटमेंट लिख के आना है यूं का यूं, बिना वर्ड को इधर उधर करे। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, सवाल भी लिख देते हैं चलिए। तो इसका जवाब अपन लिखेंगे बिकॉज
आगे की लाइन आप अपने आप लिख दीजिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट एक्ट एज गुड कैटलिस्ट बिकॉज के बाद के नंबर होते हैं, दे कैन फॉर्म ट्रांजिशन state more easily as they have the tendency to show variable oxidation state। अब मैंने राजल आपको बोला था कि एग्जामिनर को हर पॉइंट पे कुछ एक शब्द जरूर चाहिए, आपको वो वर्ड लिख के आने पड़ेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इस सवाल के जो शब्द हैं वो ये हैं, आप ये लिख के आओगे तो वो आपको पूरे नंबर देगा। अपन अपनी लैंग्वेज में लिख के आएंगे तो कहीं ना कहीं काट लेगा। डन। मैं आपको कुछ एक कैटलिस्ट लिखवा देता हूँ। मतलब ये वो थोड़ा सा एक एक्सट्रीम पॉइंट है जहां वो हो सकता है आपसे पूछ ले फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ही। डी ब्लॉक के एलिमेंट काफी अच्छे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। अब कहाँ कहाँ पे वो एक्ट करते हैं, कैसे कैसे एक्ट करते हैं, तो कुछ कैटलिस्ट के नाम ध्यान रख लीजिएगा बस। जैसे विल्किंसन कैटलिस्ट, ये हालांकि मैं आई थिंक लिखवा चुका हूँ आपको कोऑर्डिनेशन में। ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन रोडियम क्लोराइड और लिंडलार्स कैटलिस्ट, यूज जानते हो इसका? इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। क्या होता है इसके अंदर? पैलेडियम होता है और BaSO4 होता है। फिनोलिन भी होता है बट आपको बस नाम ध्यान रखना है। एक होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। राजल अगर पेपर थोड़ा सा भी ठीक बनाना होगा उसको, क्योंकि वो रिएक्शन पार्ट हटा चुका है, तो हो सकता है एमसीक्यू में आपसे पूछ ले कि इनमें से ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है। विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते किसको है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते किसको है, क्योंकि एमसीक्यू में अगर वो देगा तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो इसमें से कुछ पूछ ले। नहीं नहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं। कांटेक्ट प्रोसेस में B2O5 कैटलिस्ट यूज करते हैं। और क्या, CuCl2, डेकन्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस के अंदर जो आप कैटलिस्ट यूज करते हो Fe/मोलिब्डेनम होता है। मोलिब्डेनम एक्ट एज अ प्रमोटर, लिख लीजिए। मोलिब्डेनम MO हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन 2+3H2 gives 2NH3। हेबर्स प्रोसेस वो होती है उसके अंदर जो कैटलिस्ट डाला जाता है वो Fe है। मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर की तरह करता है।
डन। नेक्स्ट इज व्हाट? एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय जानते हो राजल? किसे बोलते हैं? मेटल के मिक्सचर को एलॉय बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो एलॉय भी बना सकते हैं। तो अगर सामने वाला पूछे भैया व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म एलॉय, तो उसका अगर अपन रीजन देंगे तो सीधा सीधा एक लाइन का या 3 शब्दों का जवाब है, बिकॉज ऑफ देयर कंपेरेबल साइज या कंपेरेबल रेडियस। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है, क्यों आगे आऊं, कॉपर और गोल्ड में से बड़ा कौन? ऑब्वियस सी बात है, गोल्ड। गोल्ड की ज्वेलरीज में कॉपर डाला जाता है राजा, है ना। गोल्ड की ज्वेलरीज में कॉपर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? आप बना अलॉय ही रहे हो, क्यों अलॉय बना रहे हो या क्यों अलॉय बना सकते हो? सब्स्टिट्यूट समझते हो आप? थोड़ा बहुत क्रिकेट देखते हैं। सब्स्टिट्यूट क्या होता है? एक प्लेयर की जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है उसी सेम कैटेगरी का। माने जैसे अगर कोई इंटरनेशनल मैच चल रहा है, अगर उसमें एक खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गए दूसरा ही प्लेयर आता है। वो दूसरा प्लेयर भी इंटरनेशनली होगा, ये नहीं ऑडियंस में से या अपन में से कोई उठ के चल जाए तो भैया बॉल तो मैं भी रोक सकता हूँ। ठीक, सेम अलॉय फॉर्मेशन का केस होता है। एक एलिमेंट की जगह दूसरा एलिमेंट आ जाता है, अपने अपने तरीके होते हैं, अपने अपने रेशोज होते हैं, किस रेशो में आप इम्प्योरिटी उसमें ऐड करते हो। यूजुअली जो इम्प्योरिटी ऐड करी जाती है वो प्रॉपर्टीज बढ़ाने के लिए करी जाती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, एलॉय डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों शो करते हैं? क्योंकि जब आप डी ब्लॉक के एलिमेंट के रेडियस की बात करते हो, जैसे कॉपर और गोल्ड में आपने फटाक से बोल दिया कि गोल्ड ज्यादा होगा साइज में, तो भैया मैं गोल्ड के अंदर कॉपर की इम्प्योरिटी कैसे डाल सकता हूँ? ये तो साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर जो साइज का वेरिएशन होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। क्योंकि साइज का वेरिएशन नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से इन लोगों को एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए आप किसी एक डी ब्लॉक एलिमेंट की जगह कोई दूसरा डी ब्लॉक का एलिमेंट आसानी से इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, दो टेक्निकल टर्म्स चलते हैं राजल, एक होता है होस्ट और एक होता है गेस्ट। होस्ट वो होता है जो नंबर में ज्यादा होता है, गेस्ट वो होता है जो नंबर में कम होता है। आप इसको सीधे सीधे इस तरीके से समझिए कि सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। हेक्सागोनल समझ पा रहे हो? ये बीच में एक बॉल है और इसको चारों साइड से घेर रखा है। ठीक है, तो ये चारों किसी एक मेटल के बने हुए हैं, ऑल आर रेड। लेकिन अब मैंने क्या करा, अब मैंने क्या करा, मैंने इनकी जगह कुछ इम्प्योरिटीज डाल दी। ठीक, अब ये जो आपने इसमें डाला ये है क्या? गेस्ट। जिसमें आपने डाला वो है क्या? पोस्ट। तो इस तरीके से आप मिक्सचर बना सकते हो, ये अलॉय ही है।
क्यों बना सकते हैं? बिकॉज ऑफ देयर कंपेरेबल रेडियस। ठीक है, अब आपने को जो लिखना है वो एक सवाल ही आ जाता है, व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एलॉय। तो आप एलॉय फॉर्मेशन हेडिंग डाल लीजिए और उसमें बस ये लिख लेना सवाल के तौर पे, और ये रहा उसका जवाब। सब नॉर्मल लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। जो आपने डाला, जैसे अपन ने बोला ना गोल्ड की ज्वेलरी के अंदर कॉपर डालते हैं तो कॉपर विल एक्ट एज गेस्ट, वुड विल एक्ट एज होस्ट। अगला जो आपको ध्यान रखना है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। टेक्नीशियम इज आर्टिफिशियल ट्रांजिशन एलिमेंट। बाकी सारे नेचुरल होते हैं, ये आर्टिफिशियल है। नेचुरल आर्टिफिशियल माने नेचुरल जो नेचर में पाए जाते हैं, आर्टिफिशियल बोले तो मैन मेड। पूरे डी ब्लॉक में बस यही है। आगे अगर मैं रेडियस की बात करूं, इसके रेडियस की, डी ब्लॉक की रेडियस की अगर आप बात करोगे, जैसे 3D सीरीज के रेडियस की बात करूं, अगर मैं 3D सीरीज के रेडियस की अगर आप बात करोगे तो उसके अंदर रेडियस किस तरीके से वेरी होती है। टॉप टू बॉटम आप जानते हैं कि रेडियस बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट रेडियस घटती है। जब आप स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट्स को अगर आप अरेंज करोगे तो उसमें स्कैंडियम की रेडियस सबसे ज्यादा होनी चाहिए और जिंक की सबसे कम, बट ऐसा होता नहीं है। रेडियस जो होती है वो कुछ इस तरीके से वेरी करती है। ग्राफ को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। एलिमेंट जो है वो मैं लिख देता हूँ, स्कैंडियम से Fe तो रेडियस घटती है, लेकिन Fe से कॉपर
रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है और कॉपर से जिंक फिर बढ़ती है। ठीक है, तो स्कैंडियम की, स्कैंडियम और टाइटेनियम की रेडियस जिंक से ज्यादा होती है, थर्ड नंबर पे जिंक आता है, टू बी मोर प्रिसाइज। इसलिए तो मैंने बोला ग्राफ देखो। अरे रीजन समझाने की कोशिश करते हैं। जब आप ग्राफ कंपेयर करोगे तो ग्राफ में स्कैंडियम पर है, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, यहाँ से इंक्रीज। पहले ये ग्राफ और ये लिख लीजिए, बताता हूँ रीजन। राजल जी एलिमेंट्स लिखे हुए कुछ इस तरीके से, स्कैंडियम टाइटेनियम। तो आपको बोला जाएगा रीजन बताइए कि जिंक की रेडियस क्यों बढ़ गई, से छोटी होनी चाहिए, बताते हैं। लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज क्या होती है, बिल्कुल सही। मतलब इमेजिन करना राजल कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा वो अंदर की साइड हो रहा होगा, समझते हो कि नहीं। ठीक, अब अगर अंदर वाला फोर्स ज्यादा है तो साइज घटेगा। सपोज किसी कारणवश रिपल्शन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा कि जेड इफेक्टिव पे वो डोमिनेट हो गया, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी एक लिमिट है बढ़ने की। अगर रिपल्शन उससे बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है तो साइज बढ़ जाएगा। और एक टाइम ऐसा भी आता है भैया, जैसे इसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा, इसमें रिपल्शन ज्यादा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब जेड इफेक्टिव और रिपल्शन दोनों बराबर भी होंगे, तो इसमें साइज घटेगा, इसमें साइज कांस्टेंट रहेगा, और इसमें साइज। इतनी बात क्लियर। अब समझिए कैसे हुआ ये। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, एफी, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं राजल, इस AR 4s2 3d1, बस मैं यही लिख रहा हूँ, 3d2 3d3 4s1 3d5 3d5 3d6 7 8 9 नहीं 10 4s1 3d10 और 3d10। ठीक है, अब हुआ क्या, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। ठीक है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब साइज घट रही है, मतलब समझिएगा इसका। जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है भैया। स्कैंडियम की बात करूं, आपने एक भरा खींच लिया गया, उस रिपल्सिव फोर्स जहां से आएगा वहां साइज थोड़ा सा डामाडोल होना चालू होता है राजा। जैसे ही रिपल्सिव फोर्स, जब तक रिपल्सिव फोर्स नहीं आ जाता साइज घटेगा, जैसे ही रिपल्सिव फोर्स आया साइज बढ़ना चालू हो जाएगा।
तो देखिए स्कैंडियम में जब अपन ने बात करी तो D1 आसानी से खींचा जा सकता है क्या? अनपेयर्ड है, बिल्कुल। समझ में आई इतनी बात? D2 खींच सकते हो? हाँ। 3 बिल्कुल, 4 बिल्कुल, 5 बिल्कुल, यानी कि मैंगनीज तक तो खींच लिया आपने। Fe क्या हुआ? 3D6 नहीं नहीं नहीं, उसमें एक आ गया तो इन चार को तो खींच लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनमें हल्का सा रिपल्शन आ गया। समझ में आई? फिर बड़ा और रिपल्शन, फिर बड़ा और रिपल्शन, और D8 के बाद तो सीधा D10 आता है। जब आप जिंक पे जाते हो राजल तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 4s2 3D10। S में भी रिपल्शन है, D में भी रिपल्शन है, ठीक है। हुआ क्या? Z इफेक्टिव बढ़ रहा है माना, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाता है। रिपल्शन बहुत ज्यादा क्यों? क्योंकि S भी रिपल्शन मार रहा है भाई साहब, और D भी रिपल्शन मार रहा है। 10-10 इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन लग रहा है D में। तो इतना रिपल्शन लगने की वजह से जो उसके खींचने की टेंडेंसी है उसका फोर्स नल एंड वॉइड हो जाता है। रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक Z इफेक्टिव डोमिनेटिंग रहता है। इनडायरेक्टली बोलूं तो जो आपको साइज का रेशो लिखवा, यहां से यहां तक ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं, मतलब जितना खींचा उतना ही रिपेल भी हो रहा है, तो साइज में कोई वेरिएशन मोटा मोटा नहीं आता। लेकिन यहाँ पे रिपल्शन डोमिनेट हो जाता है। क्लियर है? मैंने इनडायरेक्टली ये बात आपको साइज के टर्म्स में लिखवाई। हटा दूं? नेक्स्ट, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। जॉन सी भी प्रॉपर्टी है, आई थिंक इट्स नंबर 4। इंटरस्टिशियल क्या होता है? आपने वॉइड सुना है? वॉइड, तो ये 3 बॉल अपन ने रख दी है, जो बीच का गैप बचा इसे आप बोलते हो वॉइड, और इसे आप बोलते हो इंटरस्टिशियल साइट। तो क्या सीन है इसका कि ये जो अपना ब्लैक वाला है, ये ब्लैक वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है क्या राजल आपने? ठीक, तो ये है डी ब्लॉक के एलिमेंट, और ये जो बीच में आपने कंपाउंड मारा है, मतलब ये जो वॉइड है या ये जो इंटरस्टिशियल साइट है, अगर यहाँ पे आप कोई एलिमेंट डाल दो, इस वॉइड या इस इंटरस्टिशियल साइट पे आप अगर कोई एलिमेंट डाल दो, तो वो एलिमेंट उन डी ब्लॉक के साथ मिलके कंपाउंड बना लेगा, उसी को अपन इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इंटरस्टिशियल साइट पे एक एलिमेंट रख के, डी ब्लॉक के इंटरस्टिशियल साइट पे एक एलिमेंट रख के कंपाउंड बनाया, देयरफॉर इट इज नोन एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बात आ जाती है अब बेसिक। अगर मैं आपसे पूछूं राजल, ये जो गैप है ये बहुत कम है कि ज्यादा है? 3 बॉल्स को आपस में ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में अटैच करके रख दो तो बीच का जो गैप होगा वो कम होगा, ये बात समझ में आती है? उतना बड़ा नहीं होता। तो अब अगर मैं पूछूं कि इस वर्ड में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, तो सिर्फ 4। ये 4
एलिमेंट हैं जो डी ब्लॉक के साथ इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इनके अलावा कोई और इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, आपने ये रेशो देखा है कहीं? ये कहीं देखा है? नहीं सर। ये सॉलिड स्टेट का रेडियस रेशो है, समझा दूंगा मैं जब पढ़ाऊंगा वो कैसे आया क्या आया, फिलहाल भावनाएं समझ लेना। ये लीनियर वॉइड का रेडियस रेशो है, मतलब अगर मेरा जो रेडियस रेशो है वो लाई कर रहा है 0.155 से 0.225 के बीच में, तो माय वॉइड विल बी लीनियर। If it was lying between 225 to 414, then my void will be tetra. And if it is lying between 0.414 to 0.732, it is octahedral void. And if it is lying between, ये आप नीचे लिख लीजिएगा, 0.732 से 1, सॉरी इक्वल टू का साइन, then my void will be cubical. क्या मतलब है इसका? एक्चुअल में ये जो ऊपर वाला आर है राजन, क्यों लिखवाया मैंने वो समझिए। ये जो ऊपर वाला आर है, ये ऊपर वाला आर जो रेडियस है वो इन चारों एलिमेंट में से किसी की है, और नीचे वाला जो आर है वो रेडियस है ये जो डी ब्लॉक का एलिमेंट आपने लिया है इसकी। तो जब आप रेडियस रेशो लेते हो राजल कि इन चार का रेडियस, इन चार में से जो भी आपने एलिमेंट इसके अंदर डाल रखा है उसका रेडियस नाप लो, डिवाइड बाय ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसका रेडियस नाप लो, और दोनों का रेशो ले लो। If the result comes in between 0.155 and 0.225, then the void will be linear. If the resultant comes in between 0.225 to 414, then the void will be tetra, after octa, and last is cubic. समझ में आया? समझ में आया? ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड। डिफेक्ट्स पढ़ रखे हैं राजल आपने सॉलिड स्टेट में? उसमें एक ऐसा नाम होगा मेटल डेफिशिएंसी। आइडिया कुछ? मना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हाँ जी, देखो मैं जो पूछूं उसका जवाब दे दीजिएगा बस। एफईओ में एफई पे चार्ज कितना है? ठीक है, दोनों किस रेशो में लाया कर रहे हैं राजल? 1:1। ठीक बात। ये मेटल डेफिशिएंसी में मैं जब सॉलिड स्टेट पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा, अभी बता देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक भी कोई क्रिस्टल फॉर्म होता है राजल, उसका एक बेसिक रूल होता है। वो रूल क्या है? दैट माय क्रिस्टल शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, माने टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज हमेशा बराबर रहने चाहिए। ठीक है, हमेशा टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर रहने चाहिए। सपोज आपने जो क्रिस्टल बनाया वो एफईओ का बनाया, एफईओ में आप देख सकते हो जो रेशो है वो 1:1 में वेरी हो रहा है।
ये है ना। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। राजल जो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव है ये दोनों बराबर हैं, ये दिख रहे हैं आपको? अच्छा, पॉजिटिव की जगह कौन डालूंगा मैं? Fe+2। और नेगेटिव की जगह कौन डालूंगा मैं? O-2। मेटल डेफिशिएंसी है राजल। मेटल डेफिशिएंसी बोले तो कौन कम होगा? मेटल कम होगा कि ऑक्सीजन? ऑब्वियस सी बात है, मेटल कम होगा। तो अपन ने क्या करा, जैसे मैंने Fe+2 डाल दिया, O-2 डाल दिया, Fe+2 डाल दिया, O-2 डाल दिया। मैंने क्या करा राजल, मैंने 3 Fe+2 निकाल दिए। सपोज ये वाला और ये वाला Fe+2 मैंने निकाल दिया। पहले जो रेशो 1:1 का था, मतलब जितना टोटल पॉजिटिव उतना ही टोटल नेगेटिव। जैसे ही आपने 3 Fe+2 निकाले, क्या अब आपका रेशो बराबर रहा क्या? हाँ कि ना? टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर रहा? यस और नो? 3 पॉजिटिव के निकाले Fe+2। मेटल डेफिशिएंसी पढ़ रहे हैं ना, तो मेटल निकाला मैंने। कितने निकाल दिए? 3 निकाल दिए। तो जैसे ही आपने 3 निकाल दिए, नेगेटिव ज्यादा हो गए। क्लियर? और मेटल कम हो गया। इसी डिफेक्ट को अपन बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी। लेकिन जैसा कि अपन जानते हैं, दैट माय क्रिस्टल शुड बी व्हाट? न्यूट्रल। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बताओ यहाँ पे टोटल कितने चार्ज की कमी हो गई? टोटल 6। अब मैं क्या कर रहा हूं राजल, जैसा कि अपन जानते हैं Fe2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मैंने क्या करा, मैंने 3 Fe+2 के जो निकाले थे, उसकी बजाय मैंने 2 Fe+3 के भेज दिए। तो मैंने कितना पॉजिटिव चार्ज भेज दिया राजल? ठीक है, 6 ही निकले थे, मैंने 6 ही भेज दिए। तो जहां से मैंने 2 Fe+2 के निकाले थे, सॉरी 3 Fe+2 के निकाले थे, वहां मैंने 2 Fe+3 के भेज दिए। हुआ क्या इससे? देखिए, क्या मेरा सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो चुका है? हाँ जी, बिल्कुल। मेटल डेफिशिएंसी आपको समझ में आई गया। लेकिन अब अगर मैं पूछूं, क्या अब रेशो 1:1 के रेशो में लाई कर रहा है क्या? मतलब जितना पहले तो Fe+2 और O-2 में क्या था, जितना Fe था उतना ही O-2 था, सही? लेकिन अब क्या जितना Fe है उतना ही O-2 है क्या? उससे कम है पॉजिटिव कम हो गया ना? कम कम कम। हाँ, मतलब ऑक्सीजन, मतलब एनायनिक ज्यादा हो गया। क्लियर बात है? तो अब जो रेशो होगा वो आप इंटीजर फॉर्म में नहीं लिखोगे, इसी को आप बोलते हो नॉन स्टोइचोमेट्रिक रेशो। Fe 0.93O, Fe 0.950, Ni 0.980, these all are the examples of metal deficiency। जैसे आपने 3 Fe+2 निकाल के 2 Fe+3 डाल दिए, तो अब जब आप जो रेशो कैलकुलेट करोगे वो रेशो 0.93O आएगा। समझ में आई बात? Fe कम हो गए, 1 से कम हो गए, तो इस टाइप के कंपाउंड को आप नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हो। भावनाएं समझे? सो डी ब्लॉक के एलिमेंट राजल नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe के आप 3+2 निकालने के बाद 2+3 के इसलिए डाल पाए क्योंकि वही Fe+3 में भी अवेलेबल था। डी ब्लॉक के एलिमेंट के अलावा किसी और के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। ऑक्सीजन -2 ही शो करता है तो वो वही शो करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आया? ऑक्सीजन के पास कोई और प्रॉपर्टी नहीं है कि हाँ ले मैं -2 की जगह -4 में बदल लेता हूं। भावनाएं समझे मेरी? सो वाई
D block element show non-stoichiometric compound because they have the tendency to show variable oxidation state. Clear? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहां से अपन कल कंटिन्यू करें, ठीक है?